Macroeconomics, continuing to our last part, we had seen up to microeconomics. Now let us understand the macroeconomics. It is from the Greek prefix macro, meaning large, and economics. It is the study of macroeconomy, यानी study of the entire economy. Micro में क्या था? You are studying only one unit or a person, but in macro you study the entire economy. It is a branch of economics dealing with the performance, structure, behavior and decision making of an economy as a whole rather than individual markets. यहाँ पे हम एक यूनिट को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को एक साथ हम समझते हैं, उसके परफॉर्मेंस को लेके, उसके स्ट्रक्चर को लेके, इकोनॉमी के बिहेवियर को लेके और साथ ही में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को लेके। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ बतौर एक इकोनॉमी देखते हैं। किसकी? पूरी की पूरी इकोनॉमी। ठीक है, हम किसी एक यूनिट की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। इन मैक्रो वी डील विथ द एंटायर इकोनॉमी, राइट। Macroeconomics is the branch of economics concerned with aggregates such as national income, consumption and investment. Macroeconomics एक ब्रांच इकोनॉमिक्स का जो डील करता है तीन एग्रीगेट्स के साथ, और वो एग्रीगेट्स क्या क्या है? एक नेशनल इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम यानी पूरे देश की इनकम। अब ये कैसे पता करते हैं? तो जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है साल भर में बतौर एक कंट्री, आप उसमें से जितना बेचते हैं आपको जो इनकम होती है, दैट इज़ योर नेशनल इनकम। देन इज़ कंजम्पशन, यानी साल भर में अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किसी भी देश के अंदर कितनी भी चीज़ कंज्यूम होती है, दैट इज़ द कंजम्पशन। एंड इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन बिजनेसेस। ठीक है। द इकोनॉमिस्ट डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंस मैक्रो इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम एग्रीगेटिंग ओवर द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। अगर इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी में देखने जाए तो डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम एग्रीगेटिंग ओवर द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी इकोनॉमी को, ना कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को। आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। Macro comes from a Greek word macros, which means large. Macroeconomics is concerned with aggregates and average of the entire economy, such as national income, savings and investments, aggregate demand and supply. अब माइक्रो के अंदर जो हम समझने वाली चीज़ें जो होगी इस बार, वो होगी डिमांड एंड सप्लाई। ये बहुत काम की चीज़ है, डिमांड और सप्लाई। इसी पे ही पूरा इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट रहता है, ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतना प्रोडक्ट आप मार्केट में देंगे, इससे आपको उतनी इनकम होगी, सामने उतना कंजम्पशन होगा। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ एग्रीगेट्स। कौन से एग्रीगेट्स? नेशनल इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई। दिस आर द एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ हियर इज अ ब्रीफ कंपैरिजन between micro and macroeconomics. So microeconomics is the study of particular markets and segments of the economy. Microeconomics क्या है? ये स्टडी है पर्टिकुलर मार्केट्स का और अलग अलग सेगमेंट्स का। हमने देखा था माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या होता है कि वी स्टडी ओनली वन टाइप ऑफ मार्केट और वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री, राइट, एंड ओनली वन सेगमेंट और वन पार्ट। बट व्हेन इट इज़ मैक्रोइकोनॉमिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी. This is the differentiation between micro and macro. Secondly, microeconomics looks at issues such as consumer behavior, individual labor markets and the theory of firms. Microeconomics क्या करता है? वो कुछ इश्यूज़ को ध्यान में लेता है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर किस ढंग से खरीदेगा, किस ढंग से परचेस करेगा, कितना स्पेंड करेगा। दूसरा, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, कोई व्यक्ति काम पे जा रहा है तो उसके सामने कितना पैसा मिल रहा है, एक व्यक्ति की बात है। और साथ ही में थियरी ऑफ फर्म्स, एवरी फर्म फंक्शंस इन अ डिफरेंट मैनर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट एग्रीगेट वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड, नेशनल आउटपुट एंड इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? एग्रीगेट वेरिएबल्स। हमने देखे हैं वेरिएबल्स कौन से हैं एग्रीगेट, ठीक है, जिसके अंदर डिमांड भी आ गया, नेशनल आउटपुट यानी टोटल प्रोडक्शन,
और साथ ही में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी गोज डाउन, ठीक है, दैट इज़ इन्फ्लेशन। चीज़ें महंगी हो जाती हैं क्योंकि इकोनॉमी की जो हमारी करेंसी की वैल्यू थी वो क्या हो गई? नीचे हो गई। थर्डली, माइक्रो has come from a Greek word mikros, which means millions of parts. Micro meaning small, and the word comes from a Greek word macros, which means large. Fourthly, microeconomics is also called price theory. Why price theory? क्योंकि everything depends upon the price of the product, right? And macroeconomics is called income theory. यहाँ पे आपको ध्यान में लेना होता है व्यक्ति की इनकम या देश की इनकम। माइक्रो में आप फोकस करेंगे प्राइसेस पे, because prices are one of the criteria that will decide the supply and demand in the market. If the prices are high, usually the demand for that product is low. If the prices are low, the demand for that product is high. Okay. Fifth, microeconomics provide a microscopic view or very small view, and whereas macroeconomics provide a broad view of the whole economy. It will give you a general idea about the entire economy. Then microeconomics is concerned with supply and demand in individual markets. कोई भी चीज़ की कितनी सप्लाई है और सामने उसकी कितनी डिमांड है, या कितने डिमांड है और सामने उसकी कितनी सप्लाई है। फिर है इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज़ कंज्यूमर चॉइस थियरी। कि कंज्यूमर चॉइस थियरी में अंदर क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इसका। कि कंज्यूमर चॉइस थियरी के अंदर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड्स, राइट, आउट ऑफ द अवेलेबल चॉइसेस दैट ही हैज़ टू पिक समथिंग, ओके, एंड दैट विल डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर। अगर वो मौजिला आदमी होगा तो ही वुड स्पेंड लाइक एनीथिंग, बट ही इज़ अ वेरी कंसर्न पर्सन, बिलीव्स इन सेविंग्स एंड ऑल, तो he would decide things accordingly. Then individual labor markets, that is demand for labor and wage determination. कि किसी भी जगह पे लेबर की डिमांड कितनी है, कितने लोग काम के लिए चाहिए और कितना पैसा हम उसको देंगे। Remember, if work is less and the people asking for it are more, in those cases the wage rates usually go down, क्योंकि लेबर बहुत सारा अवेलेबल है, अगर कोई नहीं करेगा दूसरा व्यक्ति करने को तैयार हो जाएगा। ओके, सो वेजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर लेबर। देन यू हैव सर्टेन एक्सटर्नलिटीज अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देयर मे बी सर्टेन थिंग्स विच वुड बी पुट आउट इन अ मैनर विच वुड शो कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है। Then you have your macroeconomics. It is concerned with monetary or fiscal policy. When I say monetary policy, it means policy regarding the currency, and when I say fiscal policy, it is regarding your taxation policy. Okay, so what effect does interest rates have on whole economy? अगर किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट रेट जैसे हाउसिंग है, अगर इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा लोन्स पे, हाउसिंग लोन्स पे, तो उस केस में क्या होगा, आदमी को रिलीव रहेगा। बट व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, पीपल विल नॉट थिंक ऑफ बाइंग हाउसेस। सो इंटरेस्ट रेट्स दे प्ले अ बिग रोल and they have a positive or a negative role also in the economy. It studies the reasons for inflation and unemployment. Macroeconomics also studies the reason for inflation and unemployment. कि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू नीचे क्यों गई, महंगाई क्यों बढ़ रही है और सामने लोग बेरोजगार क्यों हो गए। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स विल प्रोवाइड यू रीजंस फॉर इट। देन यू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द टोटल प्रोडक्शन। जितना आप बनाएंगे और जितना आप बेचेंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम होगी और उसी के ज़रिए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। देन you have your international trade and globalization. It is part of macroeconomics, right? International trade is the trade taking place between two countries or trade taking place outside the boundaries of a country is known as international trade. And when I say globalization, it is interlinking of economies of the world, right? And you are trying to create one market for the entire world,
that is globalization. It also states reasons for differences in living standards and economic growth between countries. हर देश के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग होते हैं, कहीं कहीं पर बहुत अच्छे हैं, कहीं कहीं पर बहुत मीडियम है, कहीं कहीं पर बहुत लो है. ये लिविंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति की इनकम में डिफरेंस है. अगर से फॉर एग्जांपल अ पर्सन अर्निंग एनी पर्सन अर्निंग एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 will have a different lifestyle compared to a person earning ₹10,000. Okay, so living standards will differentiate. Now when it comes to the entire country, जो देश की जो national income हुई, and when you divide by total population, that income will give you per capita income, यानी per person की income. उसके बेस पर भी पता कर सकते हैं कि living standard देश में average क्या रहता है. It will also show the economic growth between countries. All those countries who have excellent industrial infrastructure and are doing great in production, they are usually termed as developed countries, right? Because they are producing more and they are selling more and they are earning more. Now let us see some similarities also. So microeconomics and macroeconomics are interrelated because their fields of interest are bound together and can be separated. याद रहे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि इनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बाउंडेड है एक साथ, और इसको हम अलग कर सकते नहीं हैं. जैसे व्हेन यू स्टडी वन पर्सन it will give a micro view, but if you want to study the entire economy to get a macro view, you will have to first understand the micro. अगर आपको पूरे देश की इकोनॉमी को समझना है, उसके लिए आपको पहले किसी एक व्यक्ति का इंटरेस्ट समझना होगा. जब तक आप एक व्यक्ति को नहीं समझ लेते, आप पूरे देश को नहीं समझ पाते कि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर डिसीजन कैसे लेता है. The decisions of individuals make up the economies studied in macro economics. So when you bring up all the decisions of individuals together, right, and that forms the macroeconomics. And for studying macroeconomics, you must have a view of microeconomics. That is, you should be able to understand the working of one person. Okay. Secondly, a microeconomist cannot possibly study the investment policy of business without understanding the impact of macroeconomic trends such as economic growth and taxation policy. अब जहाँ पर एक तरफ बात की गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको इंडिविजुअल व्यक्ति को समझना होता है, दूसरी तरफ अगर आपको किसी भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी समझनी है कि इस बिजनेस में पैसे कैसे लगाऊं, बिजनेस में पैसे लगाने से मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या नुकसान हो सकता है, तो ये पॉलिसी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप पूरी इकोनॉमिक का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिस्टम है उसको नहीं समझ लेते, और देश की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है वो समझ में आने का वाला नहीं है. तो बोथ आर इंटर रिलेटेड. फिर से बताता हूँ मैं कि एक माइक्रो इकोनॉमिस्ट किसी भी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और टैक्सेशन की पॉलिसी पता नहीं चलती, तब तक वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को समझेगा नहीं. अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को समझना है तो टैक्सेशन की पॉलिसी को समझना पड़ेगा कि देश में टैक्सेस किस प्रकार से लगते हैं, और उसके साथ साथ देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है. ये दो चीज़ें समझ में आएगी, उसके बाद ही व्यक्ति इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को समझेगा. सिमिलरली, a macroeconomist cannot study the components of output in a nation's economy without understanding the demand of individual household and firms. अब जैसा सबसे पहले हमने देखा कि इंडिविजुअल बिहेवियर समझेंगे तब देश का बिहेवियर समझ में आएगा. दूसरा, बिजनेस पॉलिसी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम टैक्सेशन पॉलिसी को समझते नहीं हैं. और तीसरी चीज़, एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट किसी भी देश के आउटपुट के कंपोनेंट्स को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसे किसी भी हाउस होल्ड की डिमांड्स का या फर्म्स का अंदाज़ा ना हो कि हाउ डज अ हाउस होल्ड फंक्शन, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ अ हाउस होल्ड, या एक परिवार की क्या ज़रूरतें होती हैं. जब तक वो उन डिमांड को समझेगा नहीं तब तक उसे पूरे देश का आउटपुट पता चलने वाला नहीं है.
Then let us look at the functions of economic system. Now, economic system refers to the means by which decisions involving economic variables are made in a society. Economic system क्या है? ये वो ज़रिया है जिसके थ्रू क्या होता है, decisions are taken involving the economic variables made in a society. समाज के द्वारा जो वेरिएबल्स तय किए गए हैं, जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, तब तक इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा होता नहीं है. बट व्हेन यू इन्वॉल्व दोज वेरिएबल्स, इकोनॉमिक सिस्टम इज फॉर्म्ड. अब वो कौन से वेरिएबल है, लेट अस सी. फर्स्टली, अ सोसाइटीज इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइंस हाउ द सोसाइटी आंसर्स इट्स फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू बी प्रोड्यूस, how the output is to be produced, and who is to get this output, and how future growth will facilitate if at all. 4 चीज़ें यहाँ समझने वाली चीज़ है. पहला है कि what to produce, हमें बनाना क्या है. दूसरा, how to produce, इसको बनाएंगे कैसे. तीसरा, प्रोडक्शन हो गया, बट who is to get its benefit. और चौथा, इससे फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगी. These are the 4 questions, economic questions that a society needs to answer. Okay, and these 4 questions when asked, it forms the economic system. फिर से सबसे पहला सवाल है what to produce, how to produce, who will get the benefit, और चौथा how will the future growth will be facilitated. ये 4 सवालों के जवाब देंगे तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम एक खड़ा होता है. इकोनॉमिक सिस्टम्स एवरीवेयर मे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. इकोनॉमिक सिस्टम्स हर जगह सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है. एंड दिस फंक्शंस मे बी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल. फंक्शंस 2 प्रकार के हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल. लेट अस लुक एट द ट्रेडिशनल वंस फर्स्ट. पहला है फिर से व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है. दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर what method of factor combination to adopt in order to maximize the use of resource. Yani you have to select the best method of production out of available methods so that you make the maximum use of resources available. Remember, resources are scarce in nature. Okay. Thirdly, for whom to produce, हम ये बना किसके लिए रहे हैं, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा. और चौथा, how to distribute the goods and services produced. हमने जो सामान बना लिया या सर्विसेज खड़ी कर ली, लेकिन उसको हम बांटेंगे कैसे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे. दिस आर द ट्रेडिशनल फंक्शंस, ओके, ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. वी आर लुकिंग देम इन डिटेल नाउ. ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग. पहला, इन डिसाइडिंग ऑन व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस. सो व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑल्सो डिसाइड्स इन वॉट नॉट टू प्रोड्यूस. जहाँ पे एक तरफ सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, सामने एक और डिसीजन लेना होगा कि व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, क्योंकि सोसाइटी विल एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स एंड विल नॉट एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स. ऑलराइट, सो एग्जाम्पल, इफ द सिस्टम वॉन्ट्स टू प्रोवाइड रोड्स एंड recreational facilities. Now when I say recreational facilities, it means water parks, theme parks, theaters, gardens. Okay, it may have problem since it may lack enough resource to do at the same time. When you have choices between making road and creating a recreational facility, you will have to make sure that what is essential. अगर एक गांव है तो गांव में सड़क ज़्यादा ज़रूरी होगी, वाटर पार्क ज़्यादा ज़रूरी होगा. Usually the road is more important, right? Because resources are limited, and out of those resources you have to decide what is your priority. So you either go for roads. If roads are done, then you go for recreational facilities, but you will have to prioritize. So what will you produce? Roads would be produced, and what not to be produced is the recreational facilities. So it will be necessary that it chooses between the two. It may, for instance, have to choose roads, because roads are more important compared to recreational facilities. Secondly, हो गया what to produce. Now the second question is how to produce.
So economic systems also function to decide on the particular technique to be used in production. As I said, you have to adopt the best available technique to make sure the resources are used properly. Okay. So here the economic system decides what method of factor combination to be employed in order to maximize the use of scarce resources and by minimizing cost and increasing productivity. यहाँ पे क्या देखा जाना है आपको? You will have to select the best method of factor combination. Which method will guarantee you maximum output? Okay. You have to make sure the resources are used for maximum level, okay, because they are limited in nature, and you have to make sure that your cost is kept minimum and your productivity is increased. इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. पहला, रिसोर्स का सही इस्तेमाल, मैक्सिमम इस्तेमाल, कॉस्ट को कम करना है, खर्चा कम करना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. द डिसीजन में इन्वॉल्व वेदर टू एम्प्लॉय लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन. अब आपने ये तय कर लिया कि ये रिसोर्स है, इतना कॉस्ट है और ये है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव. व्हेन आई से लेबर इंटेंसिव, इट इज़ द यूज ऑफ पीपल, ओके, एंड व्हेन आई से कैपिटल इंटेंसिव, इट मीन्स यूज ऑफ मशीनरी. रिमेंबर, मशीनरी इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव मेथड. क्यों? It requires more money for purchasing of machinery, setting up of machinery, maintenance and repair of machinery. Alright? So, machinery आपको लगवानी है या लोगों से काम करवाना है, ये डिपेंड करेगा. Okay? In a free exchange economy, its choice will depend on relative factor, endowment and factor prices. अगर एक फ्री एक्सचेंज इकोनॉमी है, यानी देश की इकोनॉमी अगर फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो उसमें डिपेंड करेगा किस पे? एक तो रिलेटिव फैक्टर कि वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है. ठीक है, बिजली है, पानी है, लोग है, वेज रेट कम होगा. और दूसरा है फैक्टर प्राइसेस. अगर लेबर अवेलेबल चीप है तो जाहिर सी बात है प्राइसेस कम देने पड़ेंगे. तो इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंस्टेंस, अगर डेवलपिंग कंट्रीज तो वहाँ पर क्या होता है खास करके, तो लेबर इज़ मोर अबंडेंट एंड चीप. भारत देश के अंदर क्या परिस्थिति है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ पर भी जो लेबर है वो कैसा है? भारी मात्रा में है और सस्ता भी है. एंड देयरफॉर इन अ डेवलपिंग कंट्री और इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, अ लेबर इंटेंसिव मेथड में बी प्रिफर्ड कंपेयर टू अ कैपिटल इंटेंसिव मेथड. द थर्ड क्वेश्चन दैट मे अराइज was for whom to produce or who should get the benefit. Another problem in the economic system is faced with is for whom to produce. किसके लिए बना रहे हैं हम? अब तक हमने 2 सवाल आंसर किए, क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना है, और दूसरा कैसे बनाना है. अब बारी है किसके लिए बनाना है. So to get maximum use from the scarce resource, the commodity must be produced in an area where it would be demanded and where cost will be minimized. तो जितना भी रिसोर्सेज है आपके पास है उसका आपको मैक्सिमम यूज़ करना है क्योंकि वो स्कैर्स इन नेचर है. तो कमोडिटीज़ या गुड्स आपको ऐसी जगह पे बनाना होगा जहाँ पे उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और खर्चा भी कम हो. यानी यू रिक्वायर अ सूटेबल लोकेशन, कि जहाँ पे खर्चा भी कम हो और वहाँ पे मार्केट भी नज़दीक हो. The production unit may be sited near the source of raw material or the market center depending upon the nature of product. जैसा आपका प्रोडक्ट है उसके आधार पे आपको ये तय करना है कि आपका जो प्रोडक्शन साइट है वो कहाँ पर होगा. रॉ मटेरियल सोर्स के नज़दीक होगा या मार्केट के नज़दीक होगा. यह आपको बीच का एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से दोनों आप फिजिबली पकड़ सकते हो. These were the traditional functions. Now we are looking at the non-traditional functions. इसमें पहली चीज़ है इकोनॉमिक सिस्टम्स मस्ट एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ. आप जैसा भी सिस्टम अडॉप्ट करें, आप जो बनाना चाहे बनाएं, लेकिन वो क्या एंश्योर करना चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ एंश्योर करना चाहिए. सो ओइंग टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज
the society must know whether its capacity to produce goods and services is expanding or decreasing. अब हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स इन नेचर्स हैं, या उसकी संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है. तो समाज को ये पता होना चाहिए कि उसकी जो कैपेसिटी है गुड्स प्रोड्यूस करने की या सर्विस देने की वो बढ़ रही है या घट रही है. सम ऑफ द मेजर वेज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ are ensuring adequate rate of growth of per capita income. How do you ensure economic growth? Is by continuously increasing the growth rate of per capita income. Now how do per capita income increases? It increases through the national income. And how does national income increases? When you produce more, you sell more and you earn more. Okay. Secondly is the improvement in technology through the adoption of superior techniques of production. You may improve your technology also by adopting superior techniques of production. जहाँ पे आप प्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं वो आप सबसे लेटेस्ट वाली यूज़ करते हैं. और तीसरी चीज़ है बेटर एंड मोर एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लेबर फोर्स एंड अदर. उसके बाद होगा व्हेन यू हैव अ बेटर लेबर फोर्स और यू हैव अ बेटर एंड अ गुड वन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर योर लेबर फोर्स. इससे फ़ायदा क्या होगा? इट इज़ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इट. इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लेबर है वो ट्रेंड होगा, उसको पता रहेगा कौन सी चीज़ का यूज़ कैसे करना है, रिसोर्स का वेस्टेज वो कम से कम करने की कोशिश करेगा, उसका आउटपुट का लेवल ज़्यादा रहेगा अगर वो सही से ट्रेंड हुआ होगा तो. देन सोसाइटी मस्ट ऑल्सो एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. सोसाइटी को ये भी एंश्योर करना है कि जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, जितने भी क्वांटिटी में, उसका हम पूरी तरह से यूज़ करें. तो इट विल बिकम द टास्क ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, जहाँ पे एंश्योर करना रहेगा कि रिसोर्सेज जो है वो आइडल ना पड़े रहे या ऐसे ही ना रहे, उनका यूज़ किया जा सके, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं. अगर पड़े पड़े भी वो ख़राब हो सकते हैं, इससे बेहतर उसका यूज़ किया जाए. इन द मार्केट इकोनॉमी full employment is achieved by stimulating demand. When you increase your demand, that means you will have to produce more, and when you have to produce more, it will mean you are employing all your resources. Okay, so full employment of resource will only be achieved by stimulating your demand. All right, that is it for today.